हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th वालों का 2025 के फिजिक्स के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें फिजिक्स के सैंपल पेपर के सेट 1 और सेट 2 का सोल्यूशन चाहिए। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं और जिन स्टूडेंट्स ने कमेंट करे थे वो भी आपके सामने आ चुके होंगे। और ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड वालों ने इस बार सभी सब्जेक्ट के दो सेट्स अपलोड किए थे। उत्तराखंड बोर्ड वालों ने जो पेपर के सेट्स अपलोड किए हैं उसके हिसाब से हमारा सेट 2 है, क्योंकि जो मैंने फिजिक्स के दोनों सैंपल पेपर के सेट की वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने सेट 2 को पहले अपलोड कर दिया था, सेट 1 को बाद में अपलोड करा था। तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पर सोल्यूशन वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से ये सेट 1 है। तो आपके पास 2025 के फिजिक्स के दोनों पेपर के सेट होंगे, सेट 1 और सेट 2। उन पेपर के सेट्स के हिसाब से ये हमारा सेट 2 है, ये बात आप ध्यान रखना। और आप इस 2025 के फिजिक्स के सैंपल पेपर को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि हमारे सैंपल पेपर में आए हुए होते हैं। इसलिए आप फिजिक्स के दोनों ही सेट्स को बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाएं, और आप सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स को ही बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। और अगर आपने अभी तक सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स नहीं देखे हैं तो मैंने इसकी भी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के दोनों सेट्स मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मैथ और केमिस्ट्री के 2025 के सैंपल पेपर के सेट 1 की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो दोनों ही सब्जेक्ट के जो हमारे सेट 1 है उनकी सोल्यूशन वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और उन सोल्यूशन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो फिजिक्स के पेपर के सोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या किसी भी सैंपल पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब देखते हैं हम इस पेपर के सोल्यूशन को। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, यह हमारा 2025 का फिजिक्स का सैंपल पेपर है, और यह हमारा टोटल 70 नंबर का होता है, और ये हमारा 3 घंटे का होता है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके 2025 के एग्जाम के लिए वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, आप सैंपल पेपर वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन को, जिसमें हमें 8 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए होते हैं और प्लस 2 कथन वाले क्वेश्चन दिए होते हैं, वो देखते हैं हम इस वीडियो में आगे। और आपको पता ही होगा कि उत्तराखंड बोर्ड वालों की अब डेट शीट आ चुकी है, और जो आपका फिजिक्स का पेपर है वो है 4 मार्च को, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं, इसलिए जो सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको हर क्वेश्चन के की पॉइंट बता दूंगा। बाकी आप पूरा आंसर यहाँ से लिख लेना, क्योंकि की पॉइंट ही मेन होते हैं। क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसका मैं यहाँ पर मेन पॉइंट आपको समझा दूंगा कि इसके ये पॉइंट हमारे मेन है, बाकी आप थोड़ी यहाँ से नोट कर लेना। अभी तक आपको ये नहीं पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो रही है चैनल पर, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उनकी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उन प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, जाकर आप उन प्लेलिस्ट को देख लेना। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना, और उन प्लेलिस्टों को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और यह हमारा इसका पहला क्वेश्चन, यह है इसका हमारे पास पहला पॉइंट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है, यदि एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लाया जाता है तो जो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो हमारी क्या होगी। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आपको पता होगा, अगर हम धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में लेकर जाएंगे तो उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी, हमारी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आवेश उच्च विभव के क्षेत्र में जाता रहेगा उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, बढ़ती रहेगी।
तो हम इन चारों पॉइंटों में देख लेंगे कि किस में हमें दे रखा है। तो इसके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है घटती रहेगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा गलत। ऐसे ही तीसरे पॉइंट में दे रखा है उतनी ही रहती है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। चौथे पॉइंट में हमें दे रखा है बढ़ भी सकती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ेगी, घटने का मतलब ही नहीं है। यानी कि हमें पहले पॉइंट में जो दे रखा है बढ़ती है, यही हमारा सही है। यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में कि अतः जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो हमारा सही है। और आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर है हमारा ए वाला। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे वाले पॉइंट को। और यह इसका दूसरा वो विकल्पीय क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन का पथ कैसे होगा। ये भी हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखा के लंबवत प्रवेश करता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत बल का अनुभव करेगा, जिससे जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो गोल गोल घूमने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का पथ हमारा कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। तो हम इन 4 ऑप्शन में देख लेंगे कि किस ऑप्शन में वृत्ताकार दे रखा है, तो वो हमें दे रखा है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा थर्ड वाला विकल्प होगा वो हमारा सही होगा। ऐसे ही देखते हैं हम आगे और क्वेश्चंस को। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप हाथों हाथ इन क्वेश्चंस के आंसर को नोट करते रहना, क्योंकि आप वीडियो को एक बार देखकर बाद में भूल जाएंगे कि इसमें क्या दे रखा था हमें। ऐसे ही इसका तीसरा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रखा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित वैद्युत भाग बल का जो मान होगा वो केवल निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा वैद्युत भाग बल का मान, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें आपको वैद्युत भाग बल का फॉर्मूला पता होगा, जो कि होता है हमारा E बराबर माइनस के डी फाई ओवर डी टी। तो यानी कि जो हमारा वैद्युत भाग बल है वो किस पर निर्भर करेगा, डी फाई ओवर डी टी। और ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो जो हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल है वो किस पर निर्भर करता है, फ्लक्स परिवर्तन की दर के। तो 4 ऑप्शन में हमें दे रखा है चौथे ऑप्शन में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा चौथा वाला विकल्प है वो क्या है, हमारा सही है। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। यह इसका चौथा बहुविकल्पीय क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है बिंदुवत प्रकाश स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगा की आकृति होगी। ये भी क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है और इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि उसकी आकृति कैसी होगी। अब मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि तरंगा की आकृति हमारी कैसी होगी। तो जब हमारे पास प्रकाश या ध्वनि का बिंदु स्रोत होता है तो जो तरंगे होती हैं वो हमारी गोलाकार तरीके से फैलती हैं और ये सभी दिशाओं में समान रूप से फैलती हैं। और जो हमारे पास प्रकाश या ध्वनि का स्रोत होता है उस स्रोत के चारों ओर एक त्रिबिंबीय क्षेत्र बन जाता है। तो इससे जो हमारी तरंगा उत्पन्न होती हैं उनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है, गोलाकार। यानी कि इस ऑप्शन में जहां पर हमें गोलाकार दे रखा होगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो हमें इसके पहले ऑप्शन में दे रखा है गोलीय, यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः पहला वाला विकल्प हमारा सही है। और ये मैंने यहाँ पर कारण भी लिख रखा है, आपको ये कारण एग्जाम में लिख करके नहीं आना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और यह इसका अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है एक एएमयू द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसका आंसर को आपको पता ही होगा, बहुत से न्यूमेरिकल में आपने इस वैल्यू को यूज करा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला। एक एएमयू बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं MEV, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। और लास्ट में हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि अतः सेकंड वाला विकल्प हमारा सही है। यह इसका अगला क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है कि वैद्युत धारा घनत्व जो हमारा J होता है और अपवाह वेग जो हमारा VD होता है, इनमें क्या संबंध है ये हमें बताना है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है और ये आपके 2025 के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होगा। तो ये होता है हमारा पहले वाला। तो J बराबर होगा NE इंटू VD, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और इसका कारण भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से देख लेना और एग्जाम में आप लिख करके आ जाना कि अतः जो पहला वाला विकल्प है वो हमारा सही है।
इस बहुविकल्पीय क्वेश्चन में हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है जिसमें हमें दे रखा है कि संपर्क में रखे लेंस की क्षमताएं दे रखी हैं हमें। एक है हमारे पास 4 डायोप्टर और एक है हमारे पास माइनस के 2 डायोप्टर। हमें यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे करेंगे। तो आपके सामने कैलकुलेशन आ चुकी होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमें पहली क्षमता दे रखी है लेंस की उसे मान लेंगे P1, जो कि हमारे पास हो जाएगी +4 डायोप्टर, और जो हमारे पास दूसरी लेंस की क्षमता दे रखी है उसे मान लेंगे हम P2, जो कि हो जाएगी हमारे पास माइनस के 2 डायोप्टर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को निकालना है तो हम इनको जोड़ देंगे और यहाँ पर हम संयुक्त लेंस की क्षमता को मान लेंगे P। तो यहाँ पर आ जाएगा P बराबर P1 + P2, दोनों की वैल्यू को रख देंगे तो यहाँ से हम संयुक्त लेंस की क्षमता को निकाल लेंगे जो कि हमारी आ जाएगी P बराबर प्लस के 2 डायोप्टर। अब हमें यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जो कि हमारा होता है P बराबर 1/f। अब हमें यहाँ पर फोकस दूरी निकालनी है तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूला बना लेंगे। ये हमारा बन जाएगा F बराबर 1/p। तो अब जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आप इसमें देखोगे तो हमें जो ये फोकस दूरी दे रखी है ये हमारी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वो हमें सेंटीमीटर वाला ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर 100/p। अब हम यहाँ पर P की वैल्यू को रख देंगे जो कि आई थी हमारे पास 2 से हम 100 को काट देंगे 50 बार। तो यहाँ पर हमारे पास संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F बराबर आ जाएगी 50 सेंटीमीटर और वो भी प्लस के। तो हम इन चारों ऑप्शन में से देख लेंगे कि हमें यहाँ पर प्लस के 50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में दे रखा है, जो कि हमें सेकंड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा सेकंड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। सिंपल सा इसका आंसर था, आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 8वें बहुविकल्पीय क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है, हमें यह बताना है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, तो आप इस टॉपिक को भी जरूर तैयार रख के जाना। और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए हमें यहाँ पर त्रिसहसंयोजक तत्व मिलाना पड़ेगा, जिसकी जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। तो जो हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इसमें हम देख लेंगे किसकी संयोजकता हमारी 3 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्युमिनियम होता है इसकी संयोजकता हमारे पास 3 है। अगर हम एल्युमिनियम को शुद्ध जर्मेनियम में मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पी टाइप अर्धचालक बन जाएगा। और जो हमारे पास पी टाइप अर्धचालक होते हैं उसमें जो होल्स होते हैं तो वो हमारे प्रमुख वाहक होते हैं। और पी टाइप अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो हमारे कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतना तो आपको इस टॉपिक में पता ही होना चाहिए। तो इसका हमारे पास पहला वाला विकल्प सही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अतः जो हमारा पहला वाला विकल्प है वो हमारा सही है। अब आगे हम देखते हैं कथन वाले 2 क्वेश्चंस को। ये चारों क्वेश्चंस के ऑप्शन है, इनको आप यहां से नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में हमें अभिकथन और कारण दे रखे हैं। हमें यह भी बताना है कि जो हमारा अभिकथन होगा वो कारण के हिसाब से सही होगा या नहीं होगा। तो अभिकथन ए में हमें दे रखा है क्यूरी ताप से ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं। तो यह हमें बताना है पहले ये सही होगा या नहीं होगा। तो जो क्यूरी ताप होता है वह तापमान होता है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अपने स्थायी चुंबकीय गुण को खो देते हैं और अनुचुंबकीय हो जाते हैं, यानी कि पहला वाला पॉइंट हमारा सही है। ऐसे ही जो उसका कारण है उसके हिसाब से सही होगा या नहीं होगा। अब हमें ये देखना है, इसके कारण में हमें दे रखा है कि उच्च ताप पर डोमेन नष्ट हो जाते हैं। तो जब तापमान ज्यादा हुआ तो जो डोमेन होंगे वो हमारे नष्ट हो जाएंगे, जिससे जो हमारा लोह चुंबकीय पदार्थ है वो हमारा कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर कारण में भी देख सकते हैं। यानी कि इसका कथन भी सही है और जो कारण है वो हमारी कथन की सही व्याख्या करता है। यानी कि दोनों पॉइंट सही है। अब देख लेते हैं हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें हमें दे रखा है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये पहला वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा और इसको हम इस तरीके से लिख भी देंगे, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जैसे कि आपको यहां पर दिख ही रहा होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को।
तो इस क्वेश्चन में हमें अभिकथन दे रखा है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ये हमारा सही है अभिकथन। जो हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। ऐसे ही जो हमें इसका कारण दे रखा है उसको देखना है कि वो हमारा सही है या नहीं है अभिकथन के हिसाब से। इसके कारण में हमें दे रखा है ये जो तरंगे होती हैं ये सीधी रेखा में संचरित होती हैं या नहीं। तो ये हमारा कारण गलत हो जाएगा। क्यों जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। तो जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होंगी वो हमारी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि ई और बी इनके बीच में होंगी और एक दूसरे के लंबवत होती हैं। और तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होंगी, लंबवत होंगी। और कारण में हमें दे रखा है ये तरंगे सीधी रेखा में संचरित होती हैं। तो ये हमारा कारण वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। अब इसके हिसाब से हम देख लेंगे कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका जो है थर्ड वाला ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा अभिकथन है वो हमारा सही है और जो कारण था वो हमारा गलत था। तो इस पॉइंट के आंसर में आप लिख देना कि आता है जो थर्ड वाला विकल्प है वो हमारा सही है। और ये कारण मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया है, आपको ये एग्जाम में लिख करके नहीं आना है। अब देखते हैं हम आगे निश्चित उत्तरी वाले क्वेश्चंस को। तो यह इसका दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो हमें यह बताना है कि आवेश की प्रकृति क्या होगी अगर वैद्युत विभव हमारा क्या हो, शून्य हो। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पर ए, यहाँ पर पॉइंट मान लो बी। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के जो हमारे मिड पॉइंट होगा इस पर जो हमारा वैद्युत विभव हमारा शून्य है। इसको आप ए पॉइंट मान लें और इसको आप बी पॉइंट मान लें कि यहाँ पर जो बिंदु ए है और बिंदु बी है इस पर किस प्रकृति के आवेश होंगे जिसके कारण जो वैद्युत विभव होगा वो हमारा शून्य होगा। जब हम यहाँ पर बिंदु ए पर भी और बिंदु बी पर भी धनात्मक आवेश को रख देंगे यानी कि प्लस क्यू, तो जब हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे तो वो क्या होंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी। इससे मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, हमारा शून्य है। ऐसे ही अगर आप ऋणात्मक आवेश को बिंदु ए और बिंदु बी पर रखेंगे तब भी जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, हमारी विपरीत होगी, जिसके कारण एक दूसरे को काट देंगे और फिर से हमारा मध्य बिंदु पर जो वैद्युत विभव हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर तीसरी स्थिति को सोचते हैं तो बिंदु ए पर हम रख देंगे धनात्मक आवेश और बिंदु बी पर रख देंगे ऋणात्मक आवेश। तब हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निकालेंगे तो वो दोनों ही हमारी एक साइड होंगी, यानी कि फिर हम उनको जोड़ देंगे तो जो हमारा वैद्युत विभव होगा वो शून्य नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि वैद्युत विभव हमारा कब शून्य होगा, जब हमारे पास समान प्रकृति के आवेश होंगे। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होने पर ये जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, समान प्रकृति के होंगे, यानी कि प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा और यहाँ से आप हाथों हाथ आंसर भी नोट करते रहना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। ये जो इसका अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला बताना है और ये फॉर्मूला आपको पता भी होगा कि गतिमान आवेशित कण पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल का हमें यहाँ पर सूत्र बताना है। तो इसका डेरिवेशन भी आपने कर रखा होगा जो कि हमारा होता है F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा, और इसमें जो हमारा थीटा होता है वो हमारा V व B की दिशा के बीच का कोण होता है, जिसमें जो हमारा V होता है वो हमारा वेग होता है और B होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहां से आप इसको नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है प्रकाशित तंतु में प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपको पता होगा, आपने टॉपिक पढ़ रखा होगा। तो वो हमारा कौन सा गुण होगा, वो होगा हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यहाँ पर मैंने आपको कारण भी लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना कि प्रकाशित तंतु में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन गुण का उपयोग किया जाता है। और ये जो हमारे पास प्रकाश तंतु होता है ये हमारा कांच का या फिर प्लास्टिक का बना होता है, एक पतला और लचीला किनारा होता है। ये प्रकाश सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी हानि के
पहुंचाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। आपको यहाँ पर ये सब नहीं लिख करके आना, बस यहाँ पर आपको गुण लिख करके आ जाना है। ये तो मैंने सब आपको समझाने के लिए लिख रखा है, बस जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हो आप वही लिख करके आना। और यह हमारा इसका 5वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है जब डायोड अग्र अभिनत हो, यानी कि फॉरवर्ड वाइज हो। ये आपको पता होगा क्योंकि फिजिक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और उसका भी आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत होता है तो उसकी जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो क्या हो जाती है, तो उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। अगर यहाँ पर अग्र अभिनत ना दिया होता और हमें पश्च अभिनत दिया होता तो यहाँ पर जो उसकी चौड़ाई होती वो क्या होती है, हमारी बढ़ जाती। इस बात का आप ध्यान रखना, 1 नंबर में इस तरीके का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लें। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चंस को। और यह इसका 6ठा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 के एग्जाम के लिए भी। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपके प्री बोर्ड भी चल रहे हो तो आप इस क्वेश्चन को प्री बोर्ड के लिए भी जरूर तैयार करके जाएं। ये हमारी गॉस की पिर में है, यहाँ पर हमारा गॉस का स्टेटमेंट लिखा है। ये हमारा अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता रहता है। इसमें हमें दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां पर ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह आपका हर साल ही रिपीट होता रहता है, चाहे आप पिछले कुछ साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, और जो इसका डायग्राम है आप उसको जरूर बना करके आना। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, बाकी आप यहाँ से नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे इसका स्टेटमेंट कि गॉस की पिर में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास Q/ε0। तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पर कि जो हमारे पास फाई ई है वो हमारा बराबर होगा किसके, Q/ε0 के, जहाँ पर जो ε0 है जैसे बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो मैं आपको इसमें आगे दिखा देता हूँ। तो यहां से हमारा इसका प्रूफ स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप ये डायग्राम बना लेना और उससे रिलेटेड आप यहाँ पर थ्योरी को लिख देना कि माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव है जो कि हमारा dA है, और ये भी आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास R, तो वहां पर लिख दिया हमने OP बराबर है R। और जो हमारे पास यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर है dA, उसकी पृष्ठ पर अभिलंबत खींचे गए वेक्टर dA वेक्टर से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पर हमने छोटा सा भाग लिया है dA, उसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि माना P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है हमारे पास E वेक्टर जो OP के अनुदिश है, तो क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तो वो हमारे पास हो जाएगा d फाई ई बराबर होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और इनके बीच का कोण हमारे पास थीटा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E dA cos थीटा, और यहाँ पर d फाई इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर पहले हम छोटे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। अब आपको पता होगा E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। तो E की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण बन जाएगी कि d फाई ई बराबर होगा Q/4πε0 dA cos θ/r²। और ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं धन कोण, और ये हमारा धन कोण का फॉर्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं d ओमेगा से। तो यहाँ पर हम dA cos θ/r² की जगह लिख देंगे d ओमेगा,
जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि डी फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ओमेगा। अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, अभी पहले हमने छोटे भाग से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। अब उसको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो जो हमारे पास छोटा भाग आया था उसका ये कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे, यानी कि फाई ई बराबर होगा समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और इसकी वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, जो कि हमारी आई थी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब यहाँ पर हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये नियतांक है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास डी ओमेगा का। और डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 पाई, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम डी ओमेगा की जगह पर रख देंगे 4 पाई को, और 4 पाई से 4 पाई को काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फाई ई बराबर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमें प्रूफ करके लाना था, और यही हमारी क्या होती है, गॉस की प्रमेय होती है। बहुत आसान टॉपिक है। इस थ्योरम को आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, ये आपके इस साल जरूर आएगी। तो ये थ्योरम आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम इसके 7वें क्वेश्चन को। और यह इसका 7वां क्वेश्चन, इसमें हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। और आपके फिजिक्स के पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकली आते हैं, हर क्वेश्चन के साथ में आपको कोई ना कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाता है, या अथवा में होता है या उस क्वेश्चन के साथ में जोड़ दिया जाता है। तो आप न्यूमेरिकल्स को जरूर तैयार के जाना। इस न्यूमेरिकल में हमें दे रखा है निम्न परिपथ में बिंदु ए व बीच के बीच हमें यहाँ पर संपूर्ण संयोजन की तुल्यधारिता दे रखी है 10 फराडे। तो हमें यहाँ पर जो संधारित्र C है इसकी धारिता को ज्ञात करना है। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पहला संधारित्र है और ये दूसरा, इनको हम समांतर क्रम में जोड़कर इनकी तुल्यधारिता को निकाल लेंगे। और इन दोनों संधारित्र की तुल्यधारिता को जो हमारे पास संधारित्र C है इसके साथ में श्रेणी क्रम में रखकर यहाँ से हम संधारित्र C की धारिता को निकाल लेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे सॉल्यूशन में समझा देता हूँ। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी जरूर आएगा। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस यहाँ पर आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पता होना चाहिए कि इसके फॉर्मूले हमारे क्या होते हैं। अब जिन स्टूडेंट को नहीं पता वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। और इनकी जो हमारे पास तुल्य धारिता होगी उसको मान लेंगे हम यहाँ पर C1। तो जो हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा C बराबर C1 प्लस C2, यानी कि इस तरीके से हम उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर हमने तुल्य धारिता मानी है C1, दोनों को जोड़ देंगे। तो इन संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी जो तुल्य धारिता C1 होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रो फराडे। अब ये जो हमारे पास तुल्य धारिता आई है इसको हम संधारित्र C के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जिसका फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/C बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है। और आपको ध्यान होगा क्वेश्चन में हमें तुल्य धारिता दे रखी थी, यानी कि CAB की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 माइक्रो फराडे। हम इन सभी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन कर यहाँ से हम C की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। अगर आपसे कैलकुलेशन ना हो तो आप यहाँ से देख लेना। तो C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 माइक्रो फराडे, यानी कि जो हमारे पास संधारित्र C दे रखा था उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 60 माइक्रो फराडे। बहुत इजी क्वेश्चन था। जिन स्टूडेंट को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पता होगा तो उनके एग्जाम में आराम से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसी तरीके के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब इस क्वेश्चन के अर्थों में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो अथवा वाला क्वेश्चन भी आप कर आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें न्यूमेरिकली दे रखा है। इसलिए कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के एग्जाम में बहुत आते हैं। न्यूमेरिकल को आप ढंग से तैयार कर जाना।
और यह इसके अथवा वाला क्वेश्चन। तो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वैल्यू की गलती दे रखी है हमें, तो इसका जो सही वाला क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका होगा, उसको आप वहां से देख लें। उसमें हमें दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -9 कुलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कुलाम के परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। तो हमें यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो हम इसको आप कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को नोट कर लें। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 4 गुणा 10 की घात -9 गुलाम इंटू मीटर। E की वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति गुलाम। थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री और यहाँ पर हमें टाउ की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर देंगे, जो कि हमारा होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अगर हमें यहाँ पर टाउ की वैल्यू को निकालना है तो इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। P की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 4 गुणा 10 की पावर -9, E की वैल्यू रख देंगे 5 गुणा 10 की पावर 4। ऐसे ही हम यहाँ पर थीटा की जगह रख देंगे 30 डिग्री। तो यहाँ पर 5 चौक हो जाएगा 20 और यहाँ पर माइनस की पावर ज़्यादा है तो घटा देंगे तो 10 की पावर हो जाएगी हमारे पास -5 और साइन 30 का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। 2 से हम यहाँ पर 20 को काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 गुणा 10 की पावर -4। यहाँ पर प्लस की 1 पावर है, माइनस के हैं 5 पावर, तो यहाँ पर घटा देंगे तो इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 10 की घात -4। तो यहाँ पर हमारे पास टाउ की वैल्यू आ जाएगी 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। और यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण होगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर ये आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके 8वें क्वेश्चन को। और यह इसका 8वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है धातुओं तथा अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यह हमें बताना है। और 2 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपका या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है 2024 में, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2024 वाले पेपर में ये क्वेश्चन शायद अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इस तरीके से आया हुआ है। अब यहाँ पर धातु को भी ऐड कर दिया गया है, धातुओं पर और अर्धचालकों पर। तो जो इनकी प्रतिरोधकता होती है उन पर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहले यहाँ पर मैं आपको धातुओं का बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर ताप को बढ़ाएंगे तो जो यहाँ पर धातु की प्रतिरोधकता होगी वो भी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पर जब हम ताप को बढ़ाएंगे तो धातु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में जो कंपन होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में ज़्यादा टकराते रहेंगे और प्रतिरोधकता भी क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ती रहेगी। जबकि अर्धचालक में ऐसा नहीं होता। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, हमारी घटेगी। इस बात का आप ध्यान रखना। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो यह इसका अगला क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, 2 कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व किन बातों पर निर्भर करता है, यह हमें यहाँ पर बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है फिजिक्स से। आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार करके जाना और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अन्योन प्रेरण हमारा क्या होता है। आप यहाँ से डेफिनेशन को नोट कर लेना। तो किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसके पास स्थित अन्य कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। ये जो हमारे पास घटना होती है कि अन्य कुंडली में भी जो धारा उत्पन्न हो जाती है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अन्योन प्रेरण बोलते हैं। और बहुत इजी टॉपिक है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। अब जो इसमें हमें आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 2 कुंडलियों के बीच जो हमारा अन्योन प्रेरकत्व होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, उससे ये क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आ जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर आपको अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र दिख ही रहा होगा, m बराबर होगा μ0 n1 n2 a अपॉन l। अब इससे हम यहाँ पर पता लगाएंगे कि किन किन बातों पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि n1 और n2 ये हमारे पास जो कुंडलियाँ होती हैं उसमें जो हमारे पास फेरे होंगे उनकी संख्या है। ऐसे ही a हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा और l हो जाएगा हमारे पास लंबाई। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले से पता ही चल रहा होगा कि दो कुंडलियों के बीच जो अन्योन प्रेरकत्व होता है वो हमारा किस पर निर्भर करेगा, n1 और n2 पर, यानी कि फेरों की संख्या पर। दूसरा उसके क्षेत्रफल पर, तीसरा उसकी लंबाई पर। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूं, जो कि आपको यहाँ पर तीनों पॉइंट दिख ही रहे होंगे कि प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है उसके समानुपाती होगा। ऐसे ही जो हमारे पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके भी समानुपाती होगा। और जो हमारे पास यहाँ पर परिनालिका है उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा लिखा हुआ। और ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार रखे जाना। अब देखते हैं हम इसके 10वें क्वेश्चन को, और ये हमारा इसका 10वां क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में भी हमें एक न्यूमेरिकली दे रखा है। अब आप यहाँ पर देख लें, अभी हम यहाँ पर 10वें क्वेश्चन तक ही पहुंचे हैं और लगभग यहाँ पर 3 से 4 न्यूमेरिकल हमारे आ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे उससे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं, यानी कि हमारे पास एक कुंडली है जिसमें हमारे पास कितने फेरे हैं, 100 फेरे हैं। और ये जो हमारे पास कुंडली है इसमें 3.2 एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंटों के आंसर बताने हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। पहला, कुंडली के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। दूसरा, इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। इन दोनों पॉइंटों के आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। बस यहाँ पर आपको इनके फॉर्मूले पता होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का और चुंबकीय आघूर्ण का। अगर ये आपको फॉर्मूले पता होंगे फिर आपके एग्जाम में 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूले नहीं पता मैं आगे बताऊंगा, वहां से आप नोट कर लेना। और जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसको आप ध्यान रखना। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। n बराबर हमें दे रखे हैं यहाँ पर 100 फेरे, और उसके बाद हमें यहाँ पर I की वैल्यू दे रखी है 3.2 एम्पियर, और यहाँ पर हमें R की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर। अब पहले पॉइंट में यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा कि चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा μ0 Ni अपॉन 2R। और अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, और इन सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो सारी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। और μ0 की वैल्यू आपको पता ही होगी कि 4 पाई इंटू 10 की घात माइनस के साथ होती है। n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 100 इंटू आई की वैल्यू रख देंगे 3.2 और r की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 0.1। तो पहले हम सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 की घात माइनस के 5, क्योंकि हमारे पास 10 की घात 2 प्लस के भी है यानी कि 100। फिर हम यहाँ पर 3.2 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 64। फिर हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को रख देंगे और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 200.96 और 10 की घात माइनस के 5। पॉइंट को हम 2 अंक आगे खिसका देंगे और घात कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र B बराबर आ जाएगा 2.001 इंटू 10 की घात माइनस के 3 टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा टेस्ला। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट समझा देता हूँ। दूसरा पॉइंट में हमसे पूछ रखा था चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला आप यहाँ से नोट कर लें, जो कि हमारा होता है स्मॉल m बराबर होगा NiA। अब यहाँ पर हमें इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास A है वो हमारा कुंडली के क्षेत्र को दर्शाता है, और जो हमारे पास कुंडली होती है वो कैसी होती है, गोल। तो यहाँ पर हम वृत्त का क्षेत्रफल लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास चुंबकीय आघूर्ण स्मॉल m बराबर सूत्र बन जाएगा Ni पाई आर स्क्वायर, और इन सभी की वैल्यू में क्वेश्चन में दे रखी थी
सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर यहाँ से कैलकुलेशन कर कर हम यहाँ पर m की वैल्यू को निकाल लेंगे। n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100, i की वैल्यू आ जाएगी 3.2 और पाई की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 3.14 और r की वैल्यू या तो आप इस तरीके से लिख दें या फिर 0.1 का होल स्क्वायर कर कर भी आप लिख सकते हैं। इनकी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यही हमारा चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में आप न्यूमेरिकली करके आए क्योंकि अगर आप डेरिवेशन भी करेंगे तो वो तो बहुत बड़े बड़े होते हैं और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा, जबकि न्यूमेरिकल करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल भी दे रखा है और यहाँ पर डेरिवेशन भी दे रखा है। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर थ्योरी के भरोसे जाएंगे वो नियम लिख करके आ जाएंगे, लिखने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा और जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल भी तैयार कर कर जाएंगे वो न्यूमेरिकल कर कर आ जाएंगे। अब इसके अथवा में जो हमें बायो सेवर्ट का नियम दे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के अथवा में हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसमें हमसे पूछ रखा है बायो सेवर्ट का नियम लिखिए और इसके पदों में प्रयुक्त भौतिक राशियों को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के एग्जाम में भी। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। अब मैं यहाँ पर पहले आपको शॉर्ट में बायो सेवर्ट का नियम समझा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको बायो सेवर्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ जो कि हमारा होता है B बराबर μ0 अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में आ जाएगा I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर और ये हमारा बायो सेवर्ट के नियम का फॉर्मूला होता है। अब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है वो हमारा चालक में प्रवाहित धारा I के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि पहली कंडीशन हमारी हो जाएगी B अनुक्रमानुपाती है I के। ऐसे ही चालक की जो लंबाई होगी डेल L उसके भी क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा और फिर धारा की दिशा व चालक बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जो जेया होगी यानी जिसे बोलेंगे हम साइन थीटा उसके क्या होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा और लास्ट में चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके सामने भी आ चुका होगा। ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वही बायो सेवर्ट के नियम में लिखा है, वो मैं आपको आगे दिखा भी देता हूँ, वहां से आप नोट कर लेना, जो कि मैं यहाँ पर आपको एक एक कर कर दिखा देता हूँ। यह पहला पॉइंट, यह दूसरा पॉइंट और ये मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से नोट कर लें। ऐसे ही मैं आगे और भी दिखा देता हूँ। एक हमारा यह और जो भी हमारे पास फिजिक्स का डेरिवेशन हो अगर उसमें डायग्राम है तो आप डायग्राम जरूर बना करके आना। और ऐसे ही लास्ट पॉइंट में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जो ऊपर हमारे पास चारों कंडीशन थी उन चारों कंडीशन से यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि जो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र होता है डेल बी वो हमारा अनुक्रमानुपाती होगा आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए यहाँ पर अनुक्रमानुपाती नियतांक ले लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएंगे न्यू 0 अपॉन 4 पाई और यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख ही रहे हैं। उसमें जो हमारा न्यू 0 होगा वो हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता होगी, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर लिखी हुई दिख रही होगी और ऊपर क्वेश्चन में भी आई थी। और यहाँ से आप इस डेरिवेशन को भी नोट कर लें। इसके 11वें क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है एक्स किरणें गामा किरणों से किस प्रकार भिन्न होती है, हमें यहाँ पर ये बताना है। और बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप आराम से लिख सकते हैं और इसका आंसर आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, आप यहाँ से नोट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। और जो एक्स किरणें होती है उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य गामा किरणों की तुलना में कम होती है। और जो एक्स किरणें होती हैं वो हमारी चिकित्सा में उपयोग होती हैं, जैसे कि आपने देख भी रखा होगा एक्सरे। जब हाथ या पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उस हड्डी को देखने के लिए डॉक्टर एक्सरे करवाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और जबकि जो गामा किरणें होती हैं वो किरणें हमारी रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्पन्न होती हैं। इनका उपयोग औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। इतना आप आराम से लिख करके आ सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके 12वें क्वेश्चन को।
और यह इसका 12वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे फिर से एक न्यूमेरिकली पूछ रखा है। इसमें हमें दे रखा है एक वस्तु उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो हमें यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आया हुआ है। और इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके 2025 के एग्जाम में भी आएंगे, इतना आप ध्यान रखना। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको लेंस का फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर लेंगे। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में उत्तल लेंस से बिंब की दूरी दे रखी है, यानी कि u बराबर 20 सेंटीमीटर। क्योंकि ये हमारा उत्तल लेंस है इसलिए u की वैल्यू क्या होगी, हमारी माइनस में होगी। और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा होता है, 3 गुना होता है। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -3। अब यहाँ पर हम लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से हमें f की वैल्यू को निकालना है, तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर फॉर्मूले को ढंग से बना लेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास u था उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा u/v माइनस 1 बराबर होगा u/f के। और आपने आवर्धन का सूत्र पढ़ रखा होगा, आवर्धन का सूत्र होता है v/u। तो यहाँ पर लिखा है हमारा u/v, तो यहाँ पर u/v बराबर हो जाएगा 1/m, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। फिर यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस m/m बराबर होगा u/f के। अब यहाँ पर हमें f की वैल्यू को निकालना है, तो u को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे और इन सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। सभी की वैल्यू को यहाँ पर रखकर यहाँ से कैलकुलेशन कर यहाँ से हम फोकस दूरी को निकाल लेंगे, तो जो कि हमारी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि इस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो वो हमारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। इसमें बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे। अब जिन स्टूडेंट से कैलकुलेशन करनी नहीं आती वो यहाँ से नोट कर लें। यह इसका 13वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की 2 कमियां में यहाँ पर बतानी है, और बहुत आसान है और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और ये आपके 2025 के सैंपल पेपर में भी दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार रख के जाना। मैं यहाँ पर आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बता देता हूँ, आप यहाँ से लिख लेना। पहली कमी थी परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या में असमर्थ था, और दूसरी कमी थी कि रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी क्या था, असमर्थ था। अब यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंटों के बारे में लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लें। यह इसका 14वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है 2 भिन्न प्रकाश चौराही पृष्ठों M1 व M2 पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति V के साथ निरोधी विभव V0 का विचरण आरेख यहाँ पर हमें दे रखा है। इसमें हमें ये बताना है, ये जो हमें पृष्ठ दे रखे हैं M1 और M2, इनमें से किस पृष्ठ का कार्यफलन अधिक होगा, ये हमें बताना है इस चित्र के द्वारा। और 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझाता हूं, और इस चित्र को आप ध्यान रखना, ये चित्र हमारा लास्ट में काम में आएगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमारी हो जाएगी h न्यू बराबर होगा 5 प्लस EV0, जो कि हमारा था निरोधी विभव। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम V0 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी V0 बराबर होगा h न्यू अपॉन E माइनस 5 अपॉन E के। तो ये हमारा निरोधी विभव आ चुका है। अब हम निरोधी विभव दोनों पृष्ठों के लिए निकाल लेंगे, M1 के लिए भी और M2 के लिए भी, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये समीकरण बन जाएंगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी
कि V0 बराबर होगा H न्यू वन हो जाएगा अपॉन E माइनस यहाँ पर जो हमारे पास फाई है ये हमारा कार्यफलन है तो हम इसको लिख देंगे W1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास E। ऐसे ही प्रश्न M2 के लिए बना लेंगे और जहां पर हमने 1 1 लिखा था वहां पर 2 2 लिख देंगे। पहले आप यहां तक नोट कर लें फिर मैं आपको इसमें आगे समझा देता हूं। अब जो हमें दोनों पृष्ठों के निरोधी विभव प्राप्त हुए थे, जो हमें समीकरण प्राप्त हुई थी, उनकी हम सरल रेखा के समीकरण से तुलना कर देंगे जो कि होती है y बराबर mx माइनस सी। हम यहाँ से y m x और c इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या आएगी। y बराबर हो जाएगा हमारे पास निरोधी विभव और m बराबर हो जाएगा हमारे पास h अपॉन e और x बराबर हो जाएगा हमारे पास आवर्ती जो थी हमारे पास न्यू वन। ऐसे ही c बराबर हो जाएगा W1 अपॉन ई। इसी तरीके से हम दूसरे प्रश्न से भी निकाल लेंगे और जो हमारा निरोधी विभव होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो 0 रख देते हैं फिर देखते हैं हम इसमें आगे। अगर हमें यहाँ पर दोनों पृष्ठों पर कार्यफलन निकालना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर निरोधी विभव को 0 करना पड़ेगा यानी कि V0 बराबर 0 बिंदु A पर भी और बिंदु B पर भी। तो जो हमारे पास दोनों ही समीकरण में माइनस के W1 अपॉन E और W2 अपॉन E है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ पर हम E से E काट देंगे, E से E काट देंगे तो ये हमारे पास समीकरण आ जाएगी कि H न्यू वन बराबर होगा W1, H न्यू टू बराबर होगा W2। यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है ये जो हमें समीकरण प्राप्त हुई हैं कि जिसकी आवर्ती ज़्यादा होगी उसका कार्यफलन भी ज़्यादा होगा, अगर जिसकी आवर्ती कम होगी तो उसका कार्यफलन भी क्या होगा हमारा कम होगा। अब जो मैं स्टार्टिंग में डायग्राम दे रखा था अब उसमें हम देखते हैं कि किसकी आवर्ती हमारी ज़्यादा है, उससे हमें पता चल जाएगा कि किसका कार्यफलन यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो अब हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो ये जो हमारे पास पहला पृष्ठ है M1 इसकी जो आवर्ती होगी वो दूसरे पृष्ठ की तुलना में ज्यादा होगी, इसलिए जो हमारे पास पहला पृष्ठ है M1 उसका कार्यफलन भी ज्यादा होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि सुगराई M1 का कार्यफलन सुगराई M2 के कार्यफलन से ज्यादा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उसको आप आराम से कर लेंगे। अब देखते हैं हम इसके 15वें क्वेश्चन को। इसमें हमसे पूछ रखा है कि n प्रकार का अर्धचालक किस प्रकार बनता है और n प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख यहाँ पर हमें खींचना है और ये हमारा 2 नंबर में भी आया हुआ है। अब इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये जो हमारा टॉपिक है n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक ये दोनों ही टॉपिक हमारे 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस टॉपिक को जरूर तैयार रख के जाएं। अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो 2025 के लिए तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि n प्रकार के जो अर्धचालक हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। n प्रकार के अर्धचालक को बनाने के लिए हम यहाँ पर शुद्ध अर्धचालकों को 5 सहसंयोजक तत्वों के साथ मिलाया जाता है या फिर डोपिंग की जाती है। दोनों में से आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है सिलिकॉन, सिलिकॉन में हम यहाँ पर फास्फोरस को मिला देंगे। जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक n प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फास्फोरस है उसकी जो हमारे पास संयोजकता वो कितनी है 5 है, तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे सिलिकॉन परमाणु के साथ बंध जाते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारा बचता है वो मुक्त रहता है। और इसी तरह से n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सिंपल टॉपिक था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें आगे दे रखा है कि n प्रकार के अर्धचालक का हमें यहाँ पर ऊर्जा बैंड आरेख भी बनाना है, तो मैंने आगे बना रखा है, उसको आप यहाँ से नोट कर लें। और ये जो ऊर्जा बैंड आरेख है ये भी इस क्वेश्चन के साथ में पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी जरूर देख करके जाएं। तो यह इसका 16वां क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है 3 बिंदु आवेश, हमें यहाँ पर 3 बिंदु आवेश दे रखे हैं Q -के 4Q 2Q। L इकाई लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज
ABC के शीर्षों पर आरेख में दर्शाए अनुसार स्थित हैं। आवेश Q पर कार्यरत परिणामी वैद्युत बल के लिए परिमाण के लिए हमें यहाँ पर व्यंजक बनाना है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। और यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये हमारा इसका डायग्राम है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारे पास बिंदु B है इस पर हमारा -4Q आवेश स्थित है। इस आवेश के कारण ये जो हमारे पास Q आवेश है बिंदु A पर, इस पर कार्यरत बल हम यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली समीकरण हमारी यहाँ से बन जाएगी। फिर हम यहाँ पर बिंदु C पर जो हमारे पास 2Q आवेश है उसके कारण कार्यरत बल निकाल लेंगे फिर से Q पॉइंट पे, यानी कि बिंदु A पर। उसका भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, उससे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से हम F1 और F2 में एक संबंध निकाल लेंगे जो कि मैं पहले आपको आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दोनों समीकरण भी दिखा देता हूँ। पहली समीकरण हम यहाँ से बनाएंगे कि B बिंदु पर स्थित -4Q आवेश के कारण Q पर कार्यरत बल, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 हो जाएगा हमारे पास Q और Q2 हो जाएगा हमारे पास 4Q अपॉन R स्क्वायर होता है। तो हमें लंबाई कितनी दे रखी है L, तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। तो बराबर यहाँ पर बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इसी तरीके से हम यहाँ पर C पर स्थित 2Q आवेश के कारण Q पर कार्यरत बल भी निकाल लेते हैं जो कि हमारा आ जाएगा F2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2Q अपॉन L स्क्वायर और बराबर कर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हमारा आ जाएगा 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारा बराबर नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर दोनों ही समीकरण को देखेंगे तो जो हमारे पास F1 है यानी कि जो पहला वाला बल है वो हमारा दुगना है किससे, दूसरे वाले बल से, क्योंकि वहां पर हमारे पास आया 4Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर और यहाँ पर आया 2Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, यानी कि दुगना है। अगर ऐसे भी आपको समझ में ना आए तो आप क्या करना, F1 बराबर F2 कर देना, एक साइड में रख देना F1 की वैल्यू और दूसरी साइड में रख देना F2 की वैल्यू और जो पद कट रहे हैं उन्हें काट देना। फिर जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी कि 2F1 बराबर हो जाएगा F2 के, यानी कि F1 वाला जो बल है वो दुगना है किसकी तुलना में, F2 वाले के। इतना आप ध्यान रखना, ये हमारे आगे काम में आएगा। अब यहाँ से हम f की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि F1 वेक्टर व F2 वेक्टर इनके बीच का जो कोण है वो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अतः परिणामी बल जो कि हमारा यहाँ पर लिखा ही है F बराबर अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60। यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से सॉल्व कर यहाँ पर हम F की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमें Q और L की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और क्वेश्चन में भी हमसे व्यंजक ही पूछा था तो ये हमारा व्यंजक आ जाएगा। सिंपल सा एक तरीके से हमारा ये डेरिवेशन ही था, बस इसमें आपको ये डेरिवेशन पता होने चाहिए तभी आप उस डेरिवेशन पर आधारित क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब इसको भी आप यहाँ से नोट कर लें। यह इसका 17वां क्वेश्चन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा पेपर को देखकर कि ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकली हमारे पूछे जाएंगे 2025 के एग्जाम में। इसमें हमें एक चित्र दे रखा है और यहाँ पर हमें एक LCR परिपथ दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें आगे दे रखा है कि ये जो हमारे पास परिपथ है इसको हमने परिवर्ती आवर्ती के 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है और यहाँ पर हमें L, C और R की वैल्यू दे रखी है और इसमें हमें 3 पॉइंट पूछ रखे हैं और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर 1 नंबर का है और ये हमें यहाँ पर परिपथ दे रखा है जो कि आपको सामने दिख ही रहा होगा। इसका पहला पॉइंट है यहाँ पर कि स्रोत की आवर्ती जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे, दूसरा परिपथ में यहाँ पर प्रतिबाधा और तीसरा मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ। लेकिन आप इन पॉइंटों को तभी कर पाएंगे जब आपको इनके फॉर्मूले पता होंगे। अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो 2 मिनट में आप इस क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे
तो आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। पहले यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसको आप साइड में नोट कर लेना और साथ में मैं आपको तीसरा पॉइंट भी दिखा देता हूं। यह हमारे पास तीसरा पॉइंट, इसमें हमसे पूछ रखा है अनुनादी आवर्ती पर धारा का आयाम ज्ञात करना है। अब इसमें आपको इन तीनों के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको तीनों पॉइंट सॉल्व करवा देता हूं। यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहां से हमारा इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि स्रोत की आवर्ती जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करती है, तो उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा कि ओमेगा या ओमेगा नॉट बराबर होता है 1/√में LC के। अब आप यहाँ पर सूत्र को देखकर सोचेंगे, अगर यहाँ पर हमें आवर्ती की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमारे पास L और C की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो उन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे और जो हमारे पास C की वैल्यू है उसको हम फराडे में चेंज कर लेंगे। ये भी आपको चेंज करना आना चाहिए। इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर रख कर यहाँ से हम आवर्ती को निकाल लेंगे। और कैलकुलेशन तो आपसे करनी आती होगी, नहीं आती हो तो यहाँ से आप कैलकुलेशन भी नोट कर लेना। तो ये कैलकुलेशन तो आपकी समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार आपको समझा देता हूँ। 1/√में में 80 पंजे हो जाएगा 400 × 10⁻⁻6। हम यहाँ पर रूट है इसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 10⁻⁻3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारे पास 20 था उससे हम एक घात कम कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2। अब जो हमारे पास 10⁻⁻2 नीचे है उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100/2। 2 से हम 100 काट देंगे 50 बार तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50 रेडियन प्रति सेकंड, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में हमसे परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रखी थी। अब यहाँ से देखते हैं हम इसके दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में हमसे यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रखी थी, जो कि होती है हमारी Z। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है Z बराबर √में R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास XL और XC की वैल्यू नहीं है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि XL और XC हमारे होते क्या हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि XL जो होता है वो हमारा होता है प्रेरक का मिश्रण और XC होता है हमारे पास धारिता प्रतिघात। ये हमारे पास इन दोनों की वैल्यू डायग्राम में से हम निकाल लेंगे, जो कि हमारी आएगी 0। और R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसको हम यहाँ पर रख कर यहाँ से हम Z की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 40। अब इसका थर्ड वाला पॉइंट बचा है, वो भी मैं यहाँ पर आपको करवा देता हूँ। और तीसरे पॉइंट में हमसे धारा आयाम पूछ रखा था, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास I0 बराबर होगा V0/Z। और V0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V0 बराबर होगा V/RMS के और √2 के। ये हमारा एक प्रूफ होता है। अब यहाँ पर हमें V/RMS की वैल्यू दे रखी है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 230 √2/R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर यहाँ से हम धारा आयाम की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 8.1 एम्पियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन बिल्कुल भी बड़ी नहीं है, बस इसमें आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। और यह हमारा 18वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्य प्रणाली हमें यहाँ पर सचित्र समझानी है। और ये हमारा 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 2025 के एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हमारा होता क्या है, और आप यहाँ से इसके सिद्धांत को और चित्र को बना लेना। तो ये जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, इसका एक दूसरा नाम भी है, जो कि है हमारे पास डायनमो। तो ये हमारा एग्जाम में इस नाम से भी आ सकता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। और ये हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जो हमारा यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने वाला एक यंत्र है। और ये हमारा फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब यहाँ से आप इसके डायग्राम को भी बना लें और साथ में आप यहाँ से इसकी कार्य प्रणाली को भी नोट कर लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और इतना टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपके एग्जाम अब आ ही चुके हैं।
और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप इसके अथवा वाले क्वेश्चन को कर आ सकते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है कि एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। और ये डेरिवेशन मैं आपको बायोसेव्ड वाले नियम में भी करवा कर आ चुका हूं। तो यहाँ पर मैं आपको एम्पियर का परिपथीय नियम समझा दूंगा, बाकी डेरिवेशन ऊपर वाले ही है तो उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर मैं आपको एम्पियर का नियम समझा देता हूँ। तो एम्पियर का नियम क्या होता है, किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र अगर हमारे पास V वेक्टर हो का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे B वेक्टर डॉट TL वेक्टर बराबर आ जाएगा म्यू नॉट इंटू I। ये हमारा इसका फॉर्मूला भी होता है एक तरीके से, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। और जो इसमें डेरिवेशन है वो मैं यहाँ पर आपको पहले ही समझा चुका हूँ, तो यहाँ से आप डेरिवेशन को नोट कर लें। तो यह इसका 19वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है कि तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाग्र के सिद्धांत के आधार पर समतल तरंगों के परिवर्तन को समझाइए। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि तरंगाग्र हमारी क्या होती है। और इस क्वेश्चन में आगे हमें ये बताना है कि जो हाइगेंस का हमारा द्वितीयक सिद्धांत है उसके आधार पर समतल तरंगों के परावर्तन को हमें यहाँ पर समझाना है। तो यहाँ से आप नोट कर लेना, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि तरंगाग्र हमारे क्या होते हैं। किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के दौरान उन सभी कणों का स्थान जो एक ही फेज में कंपन कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, हम तरंगाग्र बोलेंगे। और तरंगाग्र एक काल्पनिक सतह है, तरंगाग्र पर मौजूद हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगाग्र निकलती हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। और इसके दूसरे वाले क्वेश्चन के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लें। यहाँ से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिजिक्स के एग्जाम में कोई डेरिवेशन आया हुआ है और उसमें हमारा डायग्राम भी है तो आप डायग्राम जरूर बना करके आना, वरना आपके उस डेरिवेशन में या फिर क्वेश्चन में नंबर काट लिए जाएंगे। और इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हो, और यहाँ पर वृत्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख यहाँ पर हमें करना है। तो अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह आप इस क्वेश्चन को कर आ सकते हैं, और ऊपर वाला तो क्वेश्चन आप ना करके आए क्योंकि ये बहुत छोटा क्वेश्चन है और इसको आप आराम से लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कला संबंध स्रोत हमारे क्या होते हैं और वृत्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तों को आप यहाँ से लिख लेना। तो जिन स्रोतों से निकलने वाली तरंगाग्र की आवृत्ति एक जैसी होती है और इन तरंगों का जो हमारा कलांतर होता है या तो हमारा शून्य होगा या फिर नियत होगा, तो ऐसे स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। और कला संबंध स्रोत से निकलने वाली तरंगों में समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं होता, इस बात का आप ध्यान रखना। और यही हमारा इसकी डेफिनेशन में लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लें जल्दी से। और यह हमारा इसका 20वां क्वेश्चन, और ये मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2025 के एग्जाम में भी आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 नंबर की जगह 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। डेरिवेशन इसका काफ़ी बड़ा है लेकिन ये आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फिजिक्स में। ये क्वेश्चन आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। इसमें हमसे पूछ रखा है यदि लेंसों के दोनों और माध्यम समान हो तो पतले उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। और ये क्वेश्चन 5 से 6 तरीकों से एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो को जाकर देख लें। उसमें मैंने सब बता रखा है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से और कितनी बार रिपीट हुआ है,
तो यहाँ पर इस डेरिवेशन का सूत्र हमारा ये आता है, जो कि आपको सामने दिख भी रहा होगा, n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर होगा n माइनस 1 अपॉन आर। इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। अब इसका डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है, आप यहाँ से इस डेरिवेशन को नोट कर लें अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो। लेकिन इस क्वेश्चन को तो आप 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना। तो ये हमारा 21वां क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी हमें न्यूमेरिकली दे रखा है। हमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु दे रखा है और उसका हमें यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, जो कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर हमें इसकी बंधन ऊर्जा को ज्ञात करना है। 3 नंबर के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें द्रव्यमान भी दे रखे हैं। और इस क्वेश्चन में एग्जाम में हमें परमाणु चेंज कर दे सकता है, और ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। और आगे मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को नोट कर लें। यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें कैलकुलेशन बहुत सारी है, इसलिए आप कैलकुलेशन को ध्यान से करना। अब ये जो मैं न्यूमेरिकल दे रखा था, इसके अथवा में हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं आता तो आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी कर आ सकते हैं। इसमें हमसे पूछ रखा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं। द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। पहले यहाँ पर मैं आपको दोनों ही पॉइंट समझा देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस के मेन की पॉइंट समझा देता हूँ, बाकी आप यहाँ से नोट कर लेना। पहले इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति से क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति नाभिक के निर्माण के दौरान ऊर्जा के रूप में खोए गए द्रव्यमान को कहते हैं। यानी कि जब नाभिक का निर्माण होता है तो निर्माण के दौरान ऊर्जा के रूप में जो द्रव्यमान हमारा खो जाता है उसको हम नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इस द्रव्यमान क्षति की वजह से ही नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बंधे रहते हैं, और जो ऊर्जा इन्हें बांधे रखती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा। इतना आप ध्यान रखना। और इसी क्वेश्चन में जो हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि द्रव्यमान क्षति नाभिक की बंधन ऊर्जा से कैसे संबंधित है, तो पहले मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो द्रव्यमान क्षति नाभिकीय बंधन ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, और नाभिक के निर्माण के दौरान नाभिक से ऊर्जा के रूप में जो द्रव्यमान खो जाता है उसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और ये जो द्रव्यमान क्षति होती है ये नाभिकीय बंधन ऊर्जा के कारण होती है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पास नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है उसके द्वारा नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक साथ बंधे रहते हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो हमारे पास नाभिकीय बंधन ऊर्जा होती है इसी ऊर्जा के कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में एक साथ बंधे रहते हैं। तो यही हमारा द्रव्यमान क्षति और नाभिक की बंधन ऊर्जा में संबंध है। अब ये मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में समझा दिया है, और पूरा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो यह इसका 22वां क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रखा है द्रव्य तरंगे क्या है। गतिमान द्रव्य कण के साथ संबंधित तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक हमें यहाँ पर बताना है, और जो उसमें संकेत होंगे उनका हमें यहाँ पर अर्थ बताना है। तो 3 नंबर के लिए ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के एग्जाम के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि द्रव्य तरंगे हमारी क्या होती हैं। द्रव्य तरंगे किसी गतिमान कण से जुड़ी तरंगे होती हैं, और डी ब्रोगली ने सबसे पहले इन तरंगों के बारे में बताया था, इसलिए इन तरंगों को हम डी ब्रोगली तरंगों के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्वेश्चन में हमसे आगे पूछ रखा है गतिमान द्रव्य कण के साथ संबंध तरंग दैर्ध्य के लिए हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो वो होता है हमारा लैम्डा बराबर h/p, जो कि मैं आपको इसमें आगे दिखा दूंगा। यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। आगे मैं आपको इस डेरिवेशन का प्रूफ दिखा दूंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना।
तो यह हमारा इसका 23वां क्वेश्चन, इसमें हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहला है हमारे पास कि पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत अभिलक्षण वक्र प्राप्त करने के लिए प्रायोगिक व्यवस्था का परिपथ यहाँ पर हमें बनाना है। और दूसरा पॉइंट हमें दे रखा है उत्क्रम अभिनत पीएन संधि के लिए वीआई अभिलक्षण वक्र की सहायता से भंजन की घटना समझाइए। तो दोनों ही पॉइंटों के आंसर मैंने आगे लिख रखे हैं, वहां से आप इसको नोट कर लेना। और इस डेरिवेशन में जो हमारे डायग्राम है उनको आप जरूर बना करके आना, क्योंकि वही डायग्राम इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट भी हैं। अब आगे आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लें। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे यहां से स्टार्ट हो जाएगा। और ये हमारा इसका 24वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार करके जाना। एक तरीके से हमारा डेरिवेशन ही है। इसमें हमें यहाँ पर किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर, ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसको हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो आप इस क्वेश्चन को 2025 के एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार करके जाना। और ये क्वेश्चन 2 से 3 साल ये हमारा रिपीट हो चुका है, उसके बाद ये अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। अब ये नेक्स्ट आपका 2025 के एग्जाम में जरूर आएगा। अब यहाँ से आप इस डेरिवेशन के प्रूफ को भी नोट कर लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको पूरे डेरिवेशन समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना टाइम अब नहीं बचा है, क्योंकि आपके एग्जाम अब आ ही चुके हैं। और इस डेरिवेशन में ये जो डायग्राम है आप इसको भी जरूर बना करके आना। और इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। अगर आप ऊपर वाला डेरिवेशन नहीं कर सकते तो आप इस न्यूमेरिकल को कर आ सकते हैं। न्यूमेरिकल को करने से आपका टाइम भी बचेगा, आपको इतनी थ्योरी लिखनी भी नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। हमें यहाँ पर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2। ऐसे ही जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3। और हमें यहाँ पर एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक करनी है हमें वायु में और एक करनी है हमें जल में। तो इसमें अगर आपको इसका फॉर्मूला पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में कर लेंगे। अब जिन स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आगे आपको बताऊंगा, वहां से आप इसको नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। हमें यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक दे रखा है कांच के सापेक्ष में, तो यहाँ पर आ जाएगा ANG बराबर 3/2। ऐसे ही वायु का अपवर्तनांक दे रखा है हमें जल के सापेक्ष में, जो कि हमारा है 4/3। और यहाँ पर हमें त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो पहले को मान लेंगे R1 जो कि हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, दूसरी मान लेंगे R2 जो कि हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। और जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो पहले पॉइंट में हमें वायु में लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है, जो कि हमारी आ जाएगी 1/f1 बराबर हो जाएगा ANG, क्योंकि हमें यहाँ पर वायु में लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है, इसलिए हम वायु में कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक को निकाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा ANG -1 और ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2। और इन सभी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इन सभी की वैल्यू को हम यहाँ पर फॉर्मूले में रख देंगे और कैलकुलेशन कर यहाँ से हम फोकस दूरी को निकाल लेंगे। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। हमने यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को रख दिया है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 -1, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/20 माइनस ब्रैकेट में रख देंगे -30। ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 और ब्रैकेट में चलेगा हमारे पास 1/20 प्लस 1/30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/24, यानी कि FA की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जल में भी हम लेंस की फोकस दूरी को निकाल लेंगे, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ।
जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। पूरा फॉर्मूला वही होगा, बस यहाँ पर हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। अब यहाँ पर हम सभी की वैल्यू को रखकर फिर से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरी फोकस दूरी है वो आ जाएगी हमारे पास 96 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आपके सामने, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन में हमसे लेंस की फोकस दूरी पूछ रखी थी वायु में और जल में, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा चुका हूं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। यह 25वां क्वेश्चन और ये भी हमारा फिजिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप इस क्वेश्चन को भी 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार रखे जाना। इसमें हमसे पूछ रखा है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए तथा इसका हमें एसआई मात्रक भी बताना है, और किसी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का हमें यहाँ पर सूत्र भी लिखना है तथा प्रयुक्त प्रतीकों का हमें यहाँ पर अर्थ भी लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, करीब करीब इसमें हमसे 4 ही पॉइंट पूछ रखे हैं। चारों पॉइंटों के आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि स्वप्रेरण गुणांक हमारा क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होगा और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा। तो पहले इसमें हमसे पूछ रखा है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। तो किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। जब कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो उत्पन्न हमारा चुंबकीय फ्लक्स होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण गुणांक बोलेंगे। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा हेनरी। तो इसमें हमसे पूछ रखा था स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, तो सूत्र हमारा होता है L बराबर μ0 n स्क्वायर A/L। ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक का फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग, यहाँ पर मैंने आपको इस क्वेश्चन के की पॉइंट बता दिए हैं। अब यहाँ से आप इसके आंसर को नोट कर लें। और उसी क्वेश्चन में एक आगे क्वेश्चन और हमें दे रखा था जिसमें हमें ग्राफ भी दे रखा था। इसमें हमें बताना था कि दोनों प्रेरकों में स्वप्रेरकत्व किसका अधिक होगा, तो वो हमारा कौन सा होगा, ए। तो मैंने यहाँ पर कारण लिख रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। और इस क्वेश्चन के अथवा में भी हमें क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो उसकी जगह पर आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का है, तो दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 4 नंबर के। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि चल कुंडली धारामापी के समांतर क्रम में परिपथ की धारा मापने के लिए संट लगाने की क्यों आवश्यकता होती है, इसका मैं आपको कारण बता दूंगा, बहुत आसान है। और इसके दूसरे क्वेश्चन में हमें परिपथ में धारा का मान बताना है। यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दे रखी है और साथ में डायग्राम भी दे रखा है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। मैं आपको सीधे इन क्वेश्चन के आंसर समझा देता हूँ। तो यहां से हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास, चल कुंडली धारामापी को अमीटर के रूप में बदलने के लिए इसके समांतर क्रम में संट लगाया जाता है। और संट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो धारामापी होती है उसकी हम रेंज को बढ़ाते हैं और इससे ज्यादा धाराओं को मापा जा सकता है, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब जो इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें न्यूमेरिकल दे रखा था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर आरजी की वैल्यू दे रखी थी 60 ओम, और जो हमारे पास पहला पॉइंट है उसमें हमें परिपथ में प्रवाहित धारा की वैल्यू को ज्ञात करना था, यानी कि आर की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध चाहिए होगा, तो उसको हम यहाँ पर पहले ही निकाल लेंगे। R बराबर हो जाएगा 3 प्लस RG जो है वो हमारे पास है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। इन्हें जोड़ देंगे तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा हमारे पास 63 ओम। इस तरीके से हम परिपथ में बहने वाली धारा की वैल्यू भी निकाल लेंगे I बराबर V/R से। सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 0.048 एम्पियर, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। अब जो इसका दूसरा पॉइंट था उसमें भी हमें धारा निकालनी थी, लेकिन कंडीशन हमें अलग दे रखी थी। जो हमारे पास संट प्रतिरोध लगाने पर अमीटर का तुल्य प्रतिरोध होगा, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी थी। RA बराबर होगा GS/G+S।
अब इन सबकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे कैलकुलेशन कर कर। यहाँ से हम अमीटर का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाकर यहाँ से भी धारा की वैल्यू को निकाल लेंगे। लास्ट जो इसका सी पॉइंट है उसमें हमें आदर्श मीटर होने पर जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसलिए जो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम। इस तरीके से हम यहाँ पर धारा भी निकाल लेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की जगह आप इस अथवा वाले क्वेश्चन को कर कर आ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में आपका टाइम भी बचता है, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ता और इसमें आपको पूरे नंबर भी आराम से मिल जाएंगे। तो यह हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है 26वां क्वेश्चन और ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। और इसका जो पैराग्राफ होगा वो आपके पास पहले से ही होगा, तो पैराग्राफ आप वहां से देख लेना। यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट आंसर लिख रखे हैं। इसके पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था किरचॉफ का प्रथम नियम में यहाँ पर बताना है कि किस नियम पर ये आधारित है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और अगर आपको ये नहीं पता है फिजिक्स के 2025 के पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो सारे चेंजेस मैंने आपको फिजिक्स के सेट 1 और सेट 2 वाली वीडियो में बता रखे हैं। वहां से जाकर आप देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं हम आगे इसके और क्वेश्चंस को। और यह इसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दे रखा है। हमें इसमें यह बताना है कि धारा आई की वैल्यू हमारी क्या होगी, यानी कि आई का मान क्या होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होने वाला है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस न्यूमेरिकल को भी नहीं कर पाएंगे तो बाकी जितने मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं वो तो आपसे हो ही नहीं पाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। सबसे आसान तरीके के न्यूमेरिकल है आपके फिजिक्स में, अगर आपसे ये भी ना हो तो फिर बेकार है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया है। अब जो स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल को कर लें तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। और यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछ रखा है किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो वो प्रतिबंध आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि P/Q बराबर होगा R/S के। और ये जो PQRS है ये हमारे प्रतिरोध हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा लिखा हुआ। सबके कारण मैंने यहाँ पर आपको बता दिया और आपके समझ में भी आ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th वालों के फिजिक्स के सैंपल पेपर के सेट 2 का सोल्यूशन करवा चुका हूँ और हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में सोल्यूशन करा दिया है। आप यहाँ से हर क्वेश्चन को नोट कर लें। सैंपल पेपर्स को आप बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जरूर तैयार करके जाएं। और अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर पूछ लेना। तो ये था उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12th वालों का फिजिक्स के सैंपल पेपर का सेट 2 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि मैं आपको इस वीडियो में करवा चुका हूं। और आप इस फिजिक्स के सैंपल पेपर को 2025 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके सैंपल पेपर में से ही आ जाते हैं। और इस बार आपके 2 सैंपल पेपर हैं, दोनों को ही आप जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपने अभी तक मैथ और केमिस्ट्री के जो हमारे सैंपल पेपर है सेट 1 के, उनकी सोल्यूशन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इन सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और दोनों ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इन सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए हो तो मैंने इसकी एक अलग से प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उन प्लेलिस्टों में आपको चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और यहाँ पर मैं आपको जितनी भी प्लेलिस्ट बता रहा हूँ आप इन प्लेलिस्टों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और ये सोल्यूशन वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें,
जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके के और भी पेपर्स के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं या किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिजिक्स के नेक्स्ट सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो का वेट करें।